आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी व मूल इकाई को निम्न में से क्या कहते हैं। यानी वस्त्र निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई होती है तंतु, सिंपल सी बात है। फिर है सेकंड, तैयार वस्त्र की मजबूती निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तंतुओं के लचीलेपन पर, तंतुओं के बल पर, तंतुओं के आपस में सटने की क्षमता पर, या उपरोक्त सभी पर। तो यानी जो तैयार वस्त्र की मजबूती है वो तंतुओं के लचीलेपन पर भी डिपेंड करती है, तंतुओं के बल पर भी करती है, और तंतुओं के आपस में सटने की क्षमता पर भी करती है। यानी यहाँ पे आंसर होगा डी। रेयान से बने वस्त्र निम्न में से किस वस्त्र के उत्तम विकल्प हैं। ऊनी वस्त्रों के, सूती वस्त्रों के, या सूती एवं सिल्क के, या उपरोक्त सभी। यानी थर्ड में हमारा आंसर होगा सी, यानी सूती एवं सिल्क के। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, रेयान से बने वस्त्र निम्न में से किस वस्त्र के उत्तम विकल्प हैं। फोर, रेशम वस्त्रों को मलबरी सिल्क भी कहते हैं। अब देखिए, रेशम के वस्त्र को हम मलबरी क्यों कहते हैं, या फिर मलबरी सिल्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चमकदार होते हैं, ये शहतूत के पेड़ से प्राप्त होते हैं। इनके कीड़े शहतूत की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी, यानी इनके कीड़े शहतूत की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मिश्रित तंतुओं से बने वस्त्र प्राय एक ही प्रकार के तंतुओं से बने वस्त्रों की अपेक्षा डैश होते हैं, अधिक प्रयुक्त होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं, अधिक उपयोगी होते हैं, या उपरोक्त सभी। इसमें भी आएगा उपरोक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, पूरे विश्व में नायलॉन की हौजरी तथा जुराबे बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि नायलॉन के तंतु बहुत मजबूत एवं हल्के होते हैं, नायलॉन के तंतु सिकुड़ते नहीं, सी, नायलॉन के वस्त्रों का रंग फीका नहीं पड़ता। अब देखिए, नायलॉन और हौजरी के जुराब क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि मजबूत एवं हल्के भी होते हैं, इनके तंतु सिकुड़ते नहीं हैं, नायलॉन के वस्त्रों का रंग फीका नहीं पड़ता है। तो ये सारी बातें सही है, तो इसमें आएगा आंसर डी। तंतुओं के समूह को ऐंठन देने के पश्चात प्राप्त सूत का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7, धागा, बी, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई, या पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त रेशा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐंठन देने के पश्चात प्राप्त सूत का अर्थ बनता है धागा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, तंतुओं को बुनने की बजाय आपस में सटाकर दबाव द्वारा जोड़कर कपड़ा बनाने की विधि को डैश कहते हैं। ब्रॉडिंग, नीटिंग, फेल्टिंग, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें है फेल्टिंग। फिर है दसूती, मैटी एवं नेट के कपड़े निम्न बुनाई से तैयार होते हैं। सादी बुनाई से, क्रील बुनाई से, धारीदार बुनाई से, बास्केट बुनाई से। तो इसमें आएगा डी, बास्केट बुनाई से। लोहे में सिरके व लकड़ी की राख मिलाकर तैयार किए गए रंग को निम्न में से क्या कहते हैं। प्राकृतिक रंग, वानस्पतिक रंग, सी, खनिज रंग, डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, खनिज रंग। अब है क्वेश्चन नंबर 11, कपड़ों के ऊपर सिकुड़न विरोधी परिसज्जा को निम्न में से क्या कहते हैं। मर्सराइजेशन, सनराइजेशन, सनफोराइजेशन, या मार्ट प्रूफिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी है, सनफोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, सूत बनाने एवं बुनाई की प्रक्रिया से गुजरने के बाद प्राप्त
मैले खुरदरे वस्त्र को निम्न में से क्या कहते हैं? बी ग्रे वस्त्र। फिर है कपड़ों की सिलवटें समाप्त करके चमक बढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्टेफनिंग, कैलेंडरिंग, टैटरिंग या इनमें से कोई नहीं। फिर 13 पे आपका आंसर आएगा बी कैलेंडरिंग। 14 नंबर पे विभिन्न प्रकार के ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करने की विधि को क्या कहते हैं? स्क्रीन छपाई, बाटिक छपाई, ब्लॉक छपाई या इनमें से कोई नहीं। 14 में है सी ब्लॉक छपाई। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 वस्त्रों को सही आकार तथा स्थायी रूप देने के लिए उन्हें मशीनों द्वारा खींचकर सामान्य चौड़ाई में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुद्धिकरण, टेंडरिंग, कड़ापन लाना आदि आदि। तो इसमें टेंडरिंग आएगा आंसर। अब है शॉर्ट क्वेश्चंस। अतिलघुरात्मक प्रश्न। निम्नलिखित को परिभाषित करें। तंतु, जांतव तंतु, खनिज तंतु, कृत्रिम तंतु, वानस्पतिक तंतु, लचीलापन, अवशोषकता, पुनरुत्थान, खींची हुई ऊन। अब है फर्स्ट, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी व मूल इकाई को तंतु या रेशा कहते हैं। सेकंड, पशुओं से प्राप्त तंतुओं को जांतव तंतु कहते हैं, जैसे रेशम व ऊन। फिर थर्ड है, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिज तंतु के रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें खनिज तंतु कहते हैं, जैसे सोना, चांदी इत्यादि। रासायनिक पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को कृत्रिम तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर। फिफ्थ, प्रकृति में पेड़ पौधों से प्राप्त तंतुओं को वानस्पतिक तंतु कहते हैं, जैसे सूत और जूट। फिर है लचीलेपन का अर्थ, तंतु का बिना टूटे पूरी तरह से मुड़ जाना। इसी क्षमता के कारण तंतुओं के से कपड़ा तैयार हो सकता है तथा उठने बैठने, चलने फिरने आदि कार्यों में सहजता से मुड़ जाता है। फिर है जल सोखने की शक्ति को अवशोषकता कहते हैं। क्या? जल सोखने की शक्ति को अवशोषकता कहते हैं। तंतुओं में अवशोषकता का गुण उसकी रंगाई तथा छपाई में भी सहायक होता है। अधिक अवशोषकता वाला वस्त्र पसीना सोखने की दृष्टि से भी बेहतर माना जाता है। फिर है तंतुओं पर तनाव तथा दबाव पड़ने से उनके आकार में बदलाव आता है। यह तनाव व दबाव हटाए जाने पर तंतुओं का अपनी पूर्वावस्था में स्वतः ही आ जाना पुनरुत्थान कहलाता है। इस गुण से वस्त्र में सिलवटें प्रतिरोधक क्षमता बनती है। उन्हीं वस्त्रों में उत्तम पुनरुत्थान क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है ऊन बनाने के लिए जब मरे हुए जानवरों से बाल निकाले जाते हैं तो उसे खींची हुई ऊन कहते हैं। अब है किन तंतुओं पर फफूंदी व कीड़े का प्रभाव नहीं होता है? तो नायलॉन वस्त्रों पर फफूंदी अथवा कीड़े बिल्कुल नहीं लगते हैं। फिर है ऊन के तंतु किन किन जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं? ऊन के तंतु भेड़ों के अतिरिक्त अन्य पशु जैसे मेमने की ऊन, हिरण, लोमड़ी, खरगोश, अंगोरा आदि से भी ऊन प्राप्त की जाती है। सबसे मजबूत व सबसे कमजोर तंतु कौन सा है? तो सबसे मजबूत तंतु पॉलिस्टर तथा सबसे कमजोर तंतु सिल्क है। किस तंतु में लोच व पुनरुत्थान का गुण सबसे अधिक होता है? ऊन के तंतु में। सूत व सिल्क का कौन सा विकल्प है? रेयान से बने वस्त्र सूत व सिल्क के वस्त्रों का विकल्प है, क्योंकि इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। इनमें लचक
पाई जाती है। फिर धागा किसे कहते हैं या यार्न किसे कहते हैं? कपड़े की मूल इकाई तंतु है। तंतुओं द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है जिससे कपड़ा बनाया जाता है। ऐठन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? तंतु चाहे छोटे हों या बड़े हों, सभी से रेशम या धागा बनाया जा सकता है। उलझे हुए तंतुओं को लंबाई के अनुसार अलग अलग रूप में लंबाई के अनुसार अलग अलग किया जाता है। फिर उन्हें सीधा किया जाता है, फिर उन्हें इकट्ठा रखा जाता है तथा ऐठन दी जाती है। ऐठन द्वारा छोटे छोटे तंतु इकट्ठे रहते हैं, वह उन्हें मजबूती मिलती है। रेशों में ऐठन दो प्रकार से दी जाती है, एस ऐठन और जेड ऐठन। ठीक है, तो एस ऐठन जो होती है बाएं हाथ की ओर से अंग्रेजी के अक्षर एस आकार में ऐठन दी जाती है। जेड ऐठन दाएं हाथ की ओर से अंग्रेजी के अक्षर जेड आकार में ऐठन दी जाती है। फिर 9 नंबर पे धागे की टीपीआई से क्या अभिप्राय है? किसी भी रेशे में उसके प्रति इंच में घुमावों या बलों की संख्या को धागे की ऐठन का नाम कहा गया है। आमतौर पर फिलामेंट में प्रति इंच 4 से 5 घुमाव दिए जाते हैं और स्टेपल तंतु में प्रति इंच 15 घुमाव दिए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, नमदे के कपड़े के दो उपयोग बताइए। नमदे वाला कपड़ा लचीला होता है, अतः जैकेट बनाने में प्रयोग होता है। खुरदरी फेल्ट से टॉप बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नवीन धागे कौन से होते हैं? धागों में किन दो विधियों से नवीनता लाई जा सकती है? कपड़ों में विभिन्नता लाने के लिए नवीन धागों का निर्माण किया जाता है। यह 1, 2 या 3 धागों के प्रयोग से बनाए जाते हैं। अलग अलग तंतु अलग अलग आकार, रचना, व्यास वाले हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 3 प्लाई वाले धागे से पहला धागा आधार होता है जो मजबूती प्रदान करता है, तो धागे की लंबाई निश्चित करता है। दूसरा धागा विभिन्न नमूनों के प्रभाव को उत्पन्न करता है और तीसरा धागा पहले दोनों धागों को इकट्ठा कर बांधने का काम करता है, जिससे दूसरा धागा अपने ही स्थान पर निश्चित रहे। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 है, ताना बाना से क्या अभिप्राय? कपड़ा बुनने के लिए जब धागों को करघे पर कपड़े की लंबाई तथा मान कर व्यवस्थित किया जाता है तो उसे ताना कहते हैं। ताने के आर पार चौड़ाई में बुने जाने वाले धागों को बाना कहते हैं। ठीक है, फिर है जाल व लेंस में अंतर स्पष्ट करें। नेट या फिर जाल खुले जालीदार कपड़े होते हैं जिनसे सूतों के बीच में विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय अंतराल होते हैं। नेट जालोनुमा कपड़ा बनाने के लिए सूत को हाथ तथा मशीन से आपस में गांठ बांधकर बनाया जाता है, जबकि लेस विवृत कार्य वाला कपड़ा है जिसमें सूत के जाल से बनाए गए सूक्ष्म डिज़ाइन होते हैं। लेस सामान्यतः सूत बटने, अंतर्वयन, आर पार बुनाई और गांठ बांधने की प्रक्रिया के सम्मिश्रण का उत्पाद है। फिर कॉटन शेडिंग जिसे कहते हैं, व्यावसायिक स्तर पर कपड़े पर बुनने का काम कैसे किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। परिसज्जा की परिभाषा लिखिए आदि आदि। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, परिसज्जा की परिभाषा। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के पश्चात वस्त्रों के बाह्य रूप में परिवर्तन लाने हेतु की गई अंतिम प्रक्रियाओं को परिसज्जा कहा जाता है। और 17 है, उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए वस्त्र पर दी जाने वाली 2 विशिष्ट परिसज्जाओं के नाम लिखिए। तो 2 जो परिसज्जाएं उनके नाम हैं मर्सराइजिंग एवं सेंफोराइजिंग।
फिर है रंग किसे कहते हैं, रंगाई प्रक्रिया क्या होती है। रंग किसे कहते हैं, रंगाई प्रक्रिया क्या होती है। किसी भी तंतु, सूत या वस्त्र को रंगने के लिए जो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे रंग कहते हैं। इस रंग को चढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया को रंगाई कहते हैं। फिर 19 ग्रे वस्त्र क्या होते हैं। तंतुओं से सूत और सूत से विभिन्न बुनाइयों के पश्चात वस्त्र प्राप्त होता है। इस कताई बुनाई की प्रक्रिया के बाद जो वस्त्र तैयार होता है वह गंदा, मैला, खुरदरा तथा बेजान सा लगता है। उसमें रोए हुए गांठें भी दिखाई देती है। इस प्रकार के वस्त्र को ग्रे वस्त्र कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, वस्त्र को सिकुड़न नियंत्रण की गारंटी देने वाली परिसज्जा कौन सी है, तो वो है सेंटोराइजिंग। फिर है कुछ मूलभूत परिसज्जाओं के नाम, शुद्धिकरण, विरंजन, कड़ापन, टेंटरिंग। मार्क प्रूफिंग की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले रसायन कौन कौन से होते हैं। ब्लॉक छपाई की विधि महंगी क्यों होती है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए। वेट रंग क्या होते हैं, वस्त्रों पर किए जाने वाली विभिन्न परिसज्जाएं क्या कौन सी होती हैं, करन रंग परिसज्जा क्या होती है, वस्त्रों की चौड़ाई किस प्रकार स्थायी की जाती है, विरंजन परिसज्जा क्यों उपयोगी है, वस्त्रों को विशेष परिसज्जाएं क्यों दी जाती है, आदि क्वेश्चन है पीछे। इसमें बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, देखिए बड़े क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके तैयार होते हैं। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बुक में से सर्च कर सकते हैं।